जाजल प्रथम तक कंप्लीट हो गया था, इसके बाद अपन रत्नदेव द्वितीय में आए थे ना। चलो, रत्नदेव द्वितीय पैटर्न तो समझ गए हो, शुरू क्लास में भी होता है। तो रत्नदेव द्वितीय और इसका शासनकाल है 1120 से 35, लेकिन याद नहीं करना है, एक आध बार किसी परीक्षा में आ गया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा रट के बैठते रहें। अगर रटोगे भी तो उसको प्लीज़ उसको रटने के पीछे मत भागना, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, तो याद होगा। ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे। तो रत्नदेव द्वितीय की जानकारी हमको अकलतरा, पारागांव और सिवनी रण अभिलेख से मिलेगी। इसके स्थापत्य के संबंध में देखेंगे तो कोटगढ़, अकलतरा के पास एक स्थान है कोटगढ़, वहाँ पर विकर्णपुर महल बना है, जो कि शिक्षा का एक बड़ा केंद्र भी था। और सूर्य का पुत्र किसको कहा जाता है, रेवंत, उसका भी मंदिर बना है कहाँ पर, कोटगढ़ में। दोनों जगह कहाँ मिलेगा हमको, अकलतरा के पास मिलेगा। अब इसके दो, अब देखो, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए कोई ना कोई युद्ध तो करेगा ही करेगा। तो इसके समय में आक्रमण भी हुआ है और विजय अभियान भी। तो विजय अभियान तो साफ साफ पता चल रहा है कि विजय हुआ है इसका, और आक्रमण इसके समय में हुआ है, लेकिन इसको आक्रमण को असफल कर दिया और स्वयं की इसकी जीत हुआ है। तो सबसे पहले विजय अभियान देख लेते हैं। तो बंगाल के गोंड राजाओं को हराया। बंगाल के किसको हराया, गोंड राजाओं को। अब गोंड राजाओं को हराना छोटी मोटी बात तो नहीं है। दूसरा है भंज राजाओं की राजधानी खिंजिंग पर आक्रमण कर लिया और उसके शासक हरवोकू को पराजित कर दिया। तो दो इसकी विजय। और आक्रमण किसका हुआ, त्रिपुरी नरेश गया कर्ण का। ठीक है, त्रिपुरी नरेश गया कर्ण का आक्रमण होता है और उसको भी क्या कर लेगा, वो हरा देगा। क्यों आक्रमण किया है, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, क्योंकि इसके जो पहले शासक हुए उसकी अधीनता माने क्या, नहीं माने। अधीनता मानने से इनकार कर दिया और उल्टा सोने का सिक्का भी चला दिया, ले अधीनता नहीं मानूंगा, मेरा बाप नहीं माना है तो मैं क्या मानूंगा। ठीक है। अगला शासक गंग वंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग, इसको भी इतना मार मारा ही मारा कि समुद्र पार तक ये भाग गया। और ये वही शासक है जिन्होंने जगन्नाथपुरी के मंदिर का निर्माण करवाए हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे विद्वान शासक कौन है बोलोगे तो रत्नदेव द्वितीय। याद रहेगा ना भाई, छत्तीसगढ़ का सबसे विद्वान शासक जिसको 36 विधाओं का ज्ञान था। ठीक है। और इसके दरबार में कौन रहता था, चंद्र ग्रहण की गणना करने वाला एक ज्योतिष पद्मनाभ, मतलब चंद्र ग्रहण की गणना के आधार पर ज्योतिष विद्या का प्रैक्टिस करता था। ठीक है। तो बताओ पद्मनाभ किसके दरबार में रहता था। अब पृथ्वीदेव द्वितीय आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। इससे पहले कौन सा था, पैटर्न समझ गए हो ना, कलिंग राज, कमल राज, कमल के बाद फिर रत्न एक, उसके बाद फिर पृथ्वी एक, और उसके बाद रत्नदेव, रत्न बोलता हूँ, जाजल देव, जाजल देव एक। अब इसके बाद इसकी फोटो कापी होगी। तो अभी हम किसका फोटो कापी किए हैं, रत्न द्वितीय का। अधीनता स्वीकारने से कौन मना किया था, जल्दी बोलो। नहीं, जाजल देव प्रथम मना किया था सबसे पहली बार। और स्वतंत्र कलचुरी शासन की नींव किसने डाली है बोलोगे तो जाजल देव। रत्नदेव द्वितीय के समय में गया कर्ण का आक्रमण हुआ, मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, तो बोला नहीं करूंगा। ठीक है, कौन बोल दिया, रत्नदेव द्वितीय। मेरा बाप ने किया तो मैं क्या करूंगा, सोना और तांबा ये भी चला, मैं भी चलाऊंगा रे सोना का सिक्का, तू कौन होता है रे गया कर्ण, भाग जाए यहाँ से। फिर कलचुरी भाग गए कि नहीं भाग गए। ठीक है। अब इसका फोटो कापी होगा। अब पृथ्वी सेकेंड, और उसके बाद जाजल्य सेकंड। अब फोटो कापी लोगों को पढ़ते हैं। तो पृथ्वीदेव द्वितीय की जानकारी हमको मिलेगी कोनी शिलालेख में। ठीक है। इस अभिलेख में कहा गया है कि कलचुरी काल में एक पोस्ट होता था जिसको कहते थे सर्वाधिकारिण, तो उसको ना सलौनी ग्राम दान में दिया था। कौन सा गांव दिया था, सलौनी। स्थापत्य देखो, तो इसके जो सेनापति है उसका नाम रहता है जगतपाल, कई युद्धों का विजेता है ना। जगतपाल पृथ्वीदेव द्वितीय को बहुत सारे युद्ध विजय करके देता है, इतना ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार कर लेता है कि कोई कौन कलचुरी शासक है जिनके समय में कलचुरी साम्राज्य सबसे ज़्यादा विस्तृत था, तो पृथ्वीदेव द्वितीय। और इसमें हाथ किसका है, जगतपाल का। तो इसके जो सेनापति है उसने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो आज का जो राजिम देखते हो, इन्हें के जीर्णोद्धार के बाद की स्थिति की है। रामचंद्र मंदिर, वहीं जब राजिम जाओगे तो आपको रामचंद्र मंदिर भी मिलेगा वहीं परिसर में, तो उसका भी क्या करवाया, निर्माण। आरंग और रतनपुर में झील बनवाया, इसीलिए रतनपुर को टंकियों का नगर कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है, किसको, आरंग और रतनपुर दोनों को। शिव मंदिर, ये देखो शिव मंदिर है ना, यहाँ पर आदित्य या क्या बोलोगे, सूर्य
ठीक है, आदित्य सूर्य मंदिर, ठीक है, आदित्य या सूर्य मंदिर भी बोला जाता है इसको, लेकिन उस मंदिर को सूर्य मंदिर कहते हैं, लेकिन है किसकी? शिव मंदिर है ना, वो शिव जी का है, शिवलिंग है उसमें अंदर में। तो मंदिरों का समूह है, आप जाओगे तो महानदी के किनारे आपको मिलेगा। धुरजटी महादेव मंदिर, ये कहाँ मिलेगा हमको? मल्हार में। और डूमर महल भी मिलेगा हमको मल्हार में। ये दोनों मंदिर कहाँ मिलता है? मल्हार में। तो किस काल में बना है? पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल में, ध्यान में रखना। अब देखो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या क्या किया है देखते हैं। तो छिंदक नागवंशी शासक कन्हर देव को पराजित किया, किसने? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। जाजल देव प्रथम ने किसको पराजित किया था? सोमेश्वर देव को। आगे के वंश में कौन आता है? कन्हर देव। तो देखो छिंदक नागवंशी को पहले भी हराए और अभी भी हराए। एक बार छिंदक नागवंशी से हारे भी थे। जाजल देव प्रथम के पहले कौन आएगा? रत्न पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वी प्रथम हारा था ना भाई, फिर राजदेव प्रथम उसका क्या किया था? हिसाब किताब बराबर किया था। पृथ्वीदेव द्वितीय भी मार दिया, किसको? कन्हर देव को। ठीक है, और गंग वंशी शासक अनंत वर्मन को इतना मार मारा कि हार्ट अटैक में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसको भी पराजित किया, किसको? अनंत वर्मन चोड़गंग को। और न केवल इसको हराया, इसके पुत्र मधुका मार्णव को भी हरा दिया। किसको हरा दिया? मधुका मार्णव को भी। तो बाप को तो हराई फाइनली, इसका बाप फिर आ जाता था बार बार, तो उसको फाइनली इतना मारा कि हार्ट अटैक में मर गया डर के मारे। इससे पहले वाला तो समुद्र पार तक भगाया था, और ये क्या किया? इतना मारा कि वो डर के मारे आत्महत्या कर लिया, हार्ट अटैक में मर गया। और उसका बेटा मधुका मार्णव को भी मार दिया, किसने? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। कितना प्रतापी शासक है, जरा सोचो तो। ठीक है, इन्होंने इसके बाद इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? जो ये घटना है बादल महल रतनपुर और खरौद अभिलेख से मिलेगा। किसको निपटाया है करके? मधुका मार्णव को और अनंत वर्मन चोड़गंग को। तो यहाँ पर इसकी वीरता की कहानी लिखी हुई है। सहरागढ़, या सहरागढ़, उस समय सहरागढ़ बोलते थे सारंगढ़ को। और सिहावा का तो नाम सुने हो। और कांकेर को उस समय काकराय कहा जाता था। इन सब क्षेत्रों को जीता है किसने? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। ठीक है, कहा जाता है कि पृथ्वीदेव द्वितीय का जो साम्राज्य है, ये हमारा भारत हुआ ना भाई, तो इसका जो साम्राज्य, इधर से हमारा नर्मदा नदी आएगा और इधर से हमारा कौन सा नदी आता है? गोदावरी नदी। तो इसका जो साम्राज्य है नर्मदा से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ था? गोदावरी तक फैला हुआ था। इतना बड़ा इसका साम्राज्य था। तो सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? पृथ्वीदेव द्वितीय का। और इसका सेनापति कौन है? जगतपाल। इसी के दम पे जीता है वो। और जगतपाल कहाँ का रहने वाला था? मिर्जापुर जिले के अंतर्गत एक बहड़ा ग्राम आता है, वहीं का वो निवासी है। कौन भाई? जगतपाल। तो यही से जगतपाल ने ही बहुत सारे युद्ध इसको जीत करके दिया है। तो वह कौन सा कलचुरी शासक है जिनका साम्राज्य नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य था? तो पृथ्वी द्वितीय। वह कौन सा शासक है जिसका साम्राज्य सबसे ज्यादा विस्तृत था? तो बोलोगे पृथ्वीदेव द्वितीय। इसके सामंत या सेनापति का नाम क्या है? तो जगतपाल। इसी के कारण ये जीत पाया है। ठीक है, अब फिर अगला फोटोकॉपी कौन होगा? जाजलदेव द्वितीय। तो इसके समय में हमको, ठीक है, स्थापत्य में चंद्रचूड़ महादेव मंदिर शिवनारायण में बना हुआ मिलेगा। और पातालेश्वर केदारेश्वर मंदिर मिलेगा हमको मल्हार में। ठीक है, इसको किसने बनाया है? कल्हड़ देव ने। और इसको किसने बनाया है? सोमराज नाम के इसके सामंत ने बनवाया है मल्हार में। ठीक है, और इसके शासन काल में भी त्रिपुरी के शासक जय सिंह ने, त्रिपुरी के शासक किसने? जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया और असफल रहा। इन लोग को मार खाने के बाद भी समझे नहीं आता। ठीक है, हर जितने भी आए सब मार खा ही रहे ना, उसके बाद भी आ ही रहे हैं। तो कौन आया था? त्रिपुरी शासक जय सिंह आया था, मतलब वहाँ जबलपुर से, कि रतनपुर के कलचुरी निपटा दूंगा, अपने अधीन कर लूंगा, वो भी मार खा के गया। ठीक है, तो ये युद्ध कहाँ पर हुआ है बोलेंगे? तो शिवरीनारायण के समीप। लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, किसको? जाजल देव की। इसके प्रमुख सेनापति का नाम क्या रहता है? अल्हड़ देव। और अल्हड़ देव इस युद्ध में हारा जाता है। मतलब हारता नहीं, युद्ध तो जीतता है, वीर गति को मिलता है, लेकिन अल्हड़ देव क्या हो जाता है? मर जाता है। ठीक है, और युद्ध कौन जीतता है? लेकिन जाजल देव। ठीक है, तो इस तरह से निपटा दिए किसको भाई? जय सिंह को। कहाँ से आया था? त्रिपुरी से। क्लियर है? तो हमारा मूल शाखा से भी द्वंद्व चलता रहा है। इसके बाद फोटोकॉपी होगा, लेकिन उससे पहले जगतदेव का नाम लेना। उसके बाद फिर रत्नदेव तृतीय। और इन्होंने रतनपुर में लखनी देवी, या उसी को हम एकवीरा देवी का मंदिर कहते हैं। ठीक है, और किसने बनवाया बोलोगे? तो इसके सेनापति गंगाधर राव ने। इसके सेनापति गंगाधर राव ने बनवाया। और साथ ही साथ लक्ष्मणेश्वर मंदिर, या उसी को हम लखन भी कहते हैं, राम लखन, राम लक्ष्मण।
तो लखनेश्वर मंदिर बोलो या लक्ष्मणेश्वर मंदिर बोलो, इन दोनों का निर्माण जीर्णोद्धार करवाया है किसने? रत्नदेव तृतीय ने। साथ ही साथ सबरी मंदिर जो कि वहीं पर मिलेगा, उसका भी क्या करवाया? जीर्णोद्धार किया। सबरी मंदिर भी कहाँ मिलेगा? खरौद में। और सबरी आश्रम कहाँ मिलेगा? शिवनारायण। ठीक है, जब वहाँ जाओगे ना हमारे शिवनारायण, तो वहाँ पर जो नर नारायण मंदिर है, तो ये हुआ नर नारायण मंदिर। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का तुमको समूह मिलेगा। तो यहाँ पर भी तुमको एक सबरी मंदिर मिलेगा जो कि इसी परिसर के अंदर में है। लेकिन अगर आपको पूछेगा सबरी मंदिर कहाँ है करके, तो आप खरौद ही बोलना। तो एक सबरी मंदिर यहाँ पर भी मिलेगा। इसको नारायण भक्त, ठीक है, भगवान राम की भक्ति है कि नहीं भाई? तो सामने में अगर भगवान नारायण है, नारायण के अवतार ही तो राम है ना, तो उसी के ठीक सामने सबरी माता का मंदिर बनाया गया है, ताकि सबरी माता उसका प्रत्यक्ष दर्शन करते रहे मृत्यु के बाद भी, है ना। और एक ठोक बाजू में एक ठोक और मंदिर बना हुआ है, तो इसीलिए इसको बनाया गया है। तो ये मूल सबरी मंदिर नहीं है, नर नारायण मंदिर समूह में ही शामिल है। ये नारायण मंदिर में ही शामिल है, विष्णु मंदिर में शामिल है, इसलिए इसको पृथक सबरी मंदिर नहीं कहा जाता, इसके साथ ही गिना जाएगा। और पृथक सबरी मंदिर कहाँ है? तो खरौद। तो अगर आपको आता है सबरी मंदिर कहाँ है, तो चुपचाप खरौद ही लगाना। ऑप्शन में अगर इनमें से कोई नहीं वाला बात है, देख पूछा खरौद सबरी मंदिर कहाँ है, तो 4 ऑप्शन होगा ना भाई। 4 ऑप्शन में मान लो यहाँ पर रहते हैं शिवरी नारायण, और यहाँ पर कोई मैं कुछ भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है, राजिम लिख देता हूँ, पलारी लिख देता हूँ, और दुर्ग लिख देता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या होना चाहिए? शिवनारायण। लेकिन एक ऑप्शन को हटा के मैं यहाँ पर अब कर देता हूँ नोटा। अब आपका आंसर क्या होगा? अब आपका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आएगा आंसर? खरौद आएगा, इसलिए। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन बड़े लॉजिकल पूछे जाते हैं ना, परेशान करने वाले। तो प्रश्न की स्थिति निर्भर पर होता है कि हम यार आंसर क्या होगा करके। अगला शासक है प्रताप मल्ल, ठीक है, और इसकी जानकारी हमको कोनारी, बिलाईगढ़ और पवनी से मिलती है। कहाँ से बोलोगे? कोनारी, बिलाईगढ़ और पौनी। कोशिश करना अगर ताम्रपत्र अभिलेख याद हो जाए तो करना, नहीं तो ज़्यादा लोड मत लेना। इनके कार्यकाल में, कार्यकाल नहीं बोलना चाहिए, शासनकाल में गंग नरेश अनंग भीम तृतीय का आक्रमण हुआ। मार खा रहे हैं उसके बाद भी इन लोग आक्रमण छोड़ नहीं रहे हैं। बाप हारा, मधुका मांडव हारा, है ना भाई, अनंत वर्मन चोड़गंग वो भी हारा है कि नहीं हारा है। अब आया है अनंग भीम, ठीक है। लेकिन ये ऐसा मरई मारा है कलचुरियों को कि पूरा कलचुरी शासन छिन्न भिन्न हो गया। बदला तो लेगा भाई, अंदर में तो खून खोल ही रहा है ना, इसलिए किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। कभी ना कभी उसका हिसाब किताब तो बराबर करके रहेगा। तो अनंग भीम त्रिम, बताना, पूरे वंश को खत्म कर दिया था। बाप को भी मारा, बेटा को भी मारा, ऐसे मारा कि हार्ट अटैक आ गया था। तो इसके आग तो जल रही है सीने में। और आया, और उसके बाद इतना मार मारा है, इतना मार मारा है प्रताप मल को कि अगले 300 साल तक इन लोग उभर नहीं पाए। समझ गए ना भाई? तो इसीलिए अगला जो 300 साल है वो कलचुरियों का डार्क एज कहलाता है। इसके बाद जो अगले शासक है वो कौन आएंगे? वाहरेंद्र साय। वाहरेंद्र साय। और इनके शासनकाल में भी आक्रमण का भय बना रहता है आजू बाजू के राज्यों का। इसलिए भय के कारण वो अपनी राजधानी रतनपुर से कहाँ ले जाता है? कोरबा जिले में छुरी ले जाता है। और छुरी की स्थिति बनावट ऐसा है कि चारों तरफ ये कैसे भाई पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा हो जाती है। इसलिए अपने ट्रांसफर कहाँ किया? छुरी। अपने राजकोष को पहले ट्रांसफर किया, राजकोष के बाद फिर अपना महल को भी कहाँ बना लिया? छुरी में, ठीक। और मंदिर भी बनवाएगा। अब इसका काम क्या क्या है देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले का जीर्णोद्धार व किले का विस्तार किया। जब चित्तौड़गढ़ जाओगे ना भाई, तो पहाड़ में चढ़ोगे तो आपको मिलेगा महिषासुर मर्दनी मंदिर, ठीक है। लेकिन उसी के पहले से ही इस क्या बोलते हैं, महल जाने के लिए आपको परकोटा या दीवाल मिल जाएगा। और यहाँ पर जाने के आपको 3 रास्ते मिलेंगे। इस यहाँ प्रवेश करने के कितने रास्ते मिलेंगे? 3 रास्ता, ठीक है। तो इसी एक पहला या दूसरा रास्ते से आप अंदर एंट्री करोगे तो महिषासुर मर्दनी। इसके बाद तुम 2 किलोमीटर करीब चलोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़ का महल। आज जाके देखोगे तो उसके खंडहर बस आपको मिलेगा, महल आपको नहीं मिलेगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन उसके अवशेष देखने को मिल सकते हैं। तो पहाड़ी के ऊपर इतना खतरनाक अभेद किला बनाया गया है। और आज तो सड़क बन गए पहाड़ में चढ़ने का, कल तो कुछ भी नहीं था ना। तो बड़ा अभेद किला है, कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला,
ठीक है, इसीलिए इसको हम छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को भी अभेद कर पाना मुश्किल था कि नहीं था भाई, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का अभेद किला कहा जाता है, कि इसको चैतुरगढ़ को। यहीं पर आपको लाफागढ़ भी मिल जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में उधर की सबसे ऊंची चोटी भी है। यहाँ तक समझ आ गया। अगला हम है कोसगई मंदिर छुरी, वही छुरा लिखा गया है, छुरी है भाई ये छुरी। तो छुरी में कोसगई देवी के नाम से क्या बनवाया, मंदिर बनवाया। और बहरैया तालाब बनवाया रतनपुर में। कौन सी तालाब, बहरैया तालाब, बहुत फेमस है, पट गया हाथ तो। और महामंदिर मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया, किसने, बहारेंद्र साय ने। और इसी के शासन काल में, अब देखो इनकी कोई स्थायी सेना तो नहीं होती थी, जो जमींदार है उन्हीं लोग अपना सेना रखते थे। और जब भी युद्ध होता था, जिन्हीं जमींदारों को बुलाया जाता था, आओ यार युद्ध लड़ेंगे करके, तो इसके समय में एक वीर सेनापति हुआ करता था, या समझो जमींदार हुआ करता था, मतलब व्यक्ति हुआ था बिसई ठाकुर। और इससे इतना ज़्यादा प्रसन्न हुआ ना कि इसको सोना खान की जमींदारी ही सौंप दिया। तो पहले सोना खान इसके अधीन नहीं था, इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर के इसको सोना खान की जमींदारी दिया। कौन दिया, बहारेंद्र साय। ध्यान में रखोगे। अगला शासक का नाम है कल्याण साय, अब साय साय आएगा। और ये मुगल के दरबार में 8 वर्षों तक रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके समय में ना हमको एक जमाबंदी पुस्तिका मिली है, जिसमें रतनपुर के उत्तर में 18 और रतनपुर के दक्षिण में हमको 18 गढ़ों के संबंध में जानकारी मिलती है। और इसके अध्ययन करने वाला कौन है, बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिसम। इन्होंने ही अध्ययन करके बताया कि रतनपुर के उत्तर में 18 और दक्षिण में 18 गढ़ है। तो ये किसके समय में बना हुआ है, कल्याण साय। और जमाबंदी प्रणाली कौन अपनाया था, टोडरमल, अकबर के समय में। और उसके बाद जहांगीर का शासन आ गया था, तो वो शासन व्यवस्था रही। और ये भी किसके अधीन आता था, मुगलों के अधीन। तो इसको बुलाया रहा होगा, तो 8 साल तक ट्रेनिंग किया होगा वहाँ पर। और दूसरी मान्यता ये भी है कि इसको कैद कर लिया गया था। तो इसका जो सेनापति है गोपल्ला, उन्होंने इसको छुड़ाया। ठीक है, तो गोपल्ला गीत भी लिखा हुआ है गोपाल की वीरता पर आधारित। उसके बाद फिर कल्याण साय आता है रतनपुर, भव्य स्वागत होता है रतनपुर में इसका। और सब लोग अपने घरों से अनाज देते हैं, और उसके बाद उस अनाज को बना के खाते हैं। फिर यहाँ पर छेरछेरा पर्व का प्रारंभ हुआ, ऐसे भी एक लोक मान्यता है भाई। ठीक है, चलो रेवेन्यू सिस्टम बता दिए, जमाबंदी प्रणाली अपनाया। अपने प्रशासन को इन्होंने 18 गढ़ों में, सॉरी 36 गढ़ों में बांटा, और उसके माध्यम से करों की ये वसूली करता था। इतनी बात याद रखोगे। अगला शासक है हमारा लक्ष्मण साय, बहुत ज़्यादा काम कुछ नहीं हुआ है। अगला शासक है तखत सिंह, इसके समय में भी तखतपुर नगर की स्थापना हुई बिलासपुर जिले के अंतर्गत। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और कौन, संभाजी महाराज कहाँ थे, कैद कर लिया गया था इसको जयपुर के किले में। ठीक है, सवाई जयसिंह के दरबार में था ना, उसको औरंगजेब गिरफ्तार किया था, और उसके बाद जयपुर में उसको ला दिया था। और वहाँ से भाग करके हमारे छत्रपति कहाँ हैं, रतनपुर से होते हुए पुणे गए वो। ठीक है, तो ये घटना इसके समय में घटी है। उसके बाद आता है राज सिंह, इसके समय में रतनपुर में बादल महल बना है, क्योंकि बादल में देवताओं का वास होता है करके पहाड़ की ऊंचाई पर बनवाया था इन्होंने बादल महल। और साथ ही साथ जूना शहर की भी स्थापना किसने किया बोलोगे तो राज सिंह अपने नाम से किया था, राजपुर। शहर का नाम क्या रखा, राजपुर। अगला शासक है सरदार सिंह, कोई खास काम नहीं। अगला शासक इसके बाद रघुनाथ सिंह, जो कि अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक है और प्रथम मराठा प्रशासक हुआ। ठीक है, तो मराठों के अधीन पहला कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह। तो 1741 में इसके समय में रघुजी प्रथम के सेनापति, जो कि कहाँ थे, बंगाल अभियान पे थे, तो उस समय आक्रमण कर दिए ना, उड़ीसा अभियान या बंगाल अभियान के दौरान क्या किए, यहाँ पर भाई सब रास्ते में जो पड़ा उसको बोला जाता है या तो अधीनता स्वीकार कर लो या फिर युद्ध लड़ो। तो चुपचाप बिना लड़े, तो ऐसी डोकरा बुढ़वा हो गया था। ठीक है, इसकी पत्नी लोग ही राजमहल से श्वेत ध्वज फहरा दिए। तो श्वेत ध्वज फहरा दिए मतलब किसके अंडर में आ गया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो रतनपुर पर आक्रमण किया, बिना युद्ध लड़े रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और मराठों की अधीनता स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मराठों के अधीन पहला प्रशासक या राजा भी बोल लो, रघुनाथ सिंह। ठीक है, अब किसके अधीन शासक कर रही है, मराठों के अधीन। कब तक शासन करेगा, 1745 तक। क्योंकि 1745 में क्या होगा देखो, 1745 में इसको हटाया और नया प्रशासक किसको बना दिया, मोहन सिंह को। और मोहन सिंह कब तक शासन करेगा, 1757 तक। ठीक है, तो मोहन सिंह क्या हुआ, अंतिम कलचुरी शासक हुआ। लेकिन अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक नहीं होगा,
मराठों के अधीन दूसरा हुआ और अंतिम कलचुरी हुआ, क्योंकि इसके बाद तो बिंबाजी भोसले यहाँ पर डायरेक्ट शासन करेंगे। एक घटना समझो, कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह एवं मराठा प्रतिनिधि कल्याणगिरी गोसाई, क्योंकि देखो जब 1741 में रघुनाथ सिंह को प्रशासक बनाया है तो मराठा इतना भी बेवकूफ़ तो नहीं है, अपना एक अधिकारी यहाँ छोड़ कर रखे गया, रिप्रेजेंटेटिव जिसको रेजिडेंट भी बोल सकते हो, कल्याणगिरी गोसाई। और कल्याणगिरी गोसाई के साथ रघुनाथ सिंह का विवाद हो गया। इसी विवाद के कारण कल्याण सिंह ने बिंबाजी भोसले ने किसको राजगद्दी पर बैठाया? मोहन सिंह को। आगे बात समझ में? तो इतना समझना, ठीक है। ये देखो ना, लिखा है कल्याणगिरी गोसाई से राज दरबार से अपमानित कर निकाल दिया गया था, ठीक है। किसको निकाल दिया था? कल्याणगिरी गोसाई को। तो कल्याणगिरी गोसाई जाकर के नागपुर में बताएगा ना, भाई मेरे को निकाल दिया लात मार के करके। तो फिर इसको हटा दिए, रघुनाथ सिंह को पद से हटा दिए और मोहन सिंह को राजगद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? 1757 के बाद 58 में मराठा शासक बिंबाजी भोसले यहीं आकर के शासन करना स्टार्ट कर दिए, जो कि नागपुर के भोसला शासन के अधीन एक सूबा हुआ करता था। और इस सूबे का प्रमुख या राजा कौन हुआ? बिंबाजी। जब बिंबाजी यहाँ आए तो स्वतंत्र मराठा साम्राज्य या भोसला वंश की नींव डाल दिए। क्लियर है? तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक तो हो गया था हमारा। राजा के नाम सब याद रहेंगे। लास्ट रिवीजन, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जयचलदेव प्रथम, तीनों का फोटो कापी 2 लगा के। जगतदेव, उसके बाद फिर प्रतापमल, इसके बाद डार्क एज चालू होगा। हरेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, ये तीनों साय वाले हैं। उसके बाद फिर सिंह वाले। तखत राज सरदार रघुनाथ मोहन। बस इतना याद रखना है। बीच का कोई शासक जो डार्क एज के समय में शासक पड़ता है, क्योंकि भाई देखो ना, वीर सिंह के समय में कलचुरियों की 2 शाखा बटी है, एक रतनपुर शाखा मूल शाखा और दूसरी रायपुर शाखा। अब वीर सिंह कहाँ पर फिट हो रहा है? अंधकार युग में ही, डार्क एज में आएगा। लेकिन अब सबको थोड़ी करते रहोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। क्लास को यहीं पर रोकते हैं ना।